सोचिए, आप पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पढ़कर एक फैंटेसी वर्ल्ड का सपना देखते हैं और एक दिन आप सच में वैसी ही दुनिया में रीइंकार्नेट होते हैं। लेकिन ये दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा आपने सोचा था। यह मार्शल आर्ट्स में कोई स्टाइल, कोई खूबसूरती नहीं, बस क्रूर ताकत है जिससे कमजोरों को कुचला जाता है। ये कहानी है जांग कियान की, जो अपनी पसंदीदा दुनिया के इस बदसूरत सच को बदलने के लिए निकला है। क्या एक अकेला आदमी इस मार्शल वाइल्ड वेस्ट में असली कुंग फू वापस ला पाएगा? तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने चाइनीज स्टाइल के गांव के सीन से। गांव के गेट से अंदर जाते ही लालटेनें टंगी हैं और एक सराय या रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। एक तरफ जुए में जीतने वाले की खुशी है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग दबी आवाज में बात कर रहे हैं। एक आदमी ने कहा, सुना है मनसेओक की व्यापारी टोली को भी लूट लिया गया। और आगे बोला, उनके साथ 5 गार्ड थे, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक कुली जिंदा वापस आया। आखिर ये मार्शल अलायंस कर क्या रहा है? दूसरे आदमी ने शराब को खत्म करके कप को टेबल पर पटका और मुंह पोंछते हुए बोला, जो मरने के लायक हैं वो मर नहीं रहे। उसने पीछे जुआ खेलते हुए लोगों की ओर देखा और कहा, इस दुनिया में हर जगह खूनी और चोर भरे हुए हैं। उसी के पास बैठा आदमी ने उसे रोकते हुए समझाया, वे तुम्हें सुन सकते हैं, फिर तुम्हें भी नहीं पता उनके साथ क्या होगा। उसने जवाब दिया, मैं उनसे नहीं डरता। तेजी से कदम सराय की ओर बढ़ रहे थे और इसी तनाव भरे माहौल में कोई सराय के बाहर आ खड़ा हुआ। वे अभी भी शराब पीते हुए बात कर रहे थे। उसने उसे डरपोक कहा, जो सिर्फ पीठ पीछे बातें करना जानता है। तभी बाहर खड़े शख्स ने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी तीखी नज़रों से अंदर देखने लगा। दरवाज़ा खुलते ही हवा के झोंके के साथ सराय में सन्नाटा फैल गया। हर किसी ने उस शख्स को घूरा। वो अंदर आ गया। सभी की नज़रें उसी पर थीं। उसने बिना डरे एक सवाल दागा, क्या सराय में कोई सीट खाली है? सराय के मालिक ने हाथ पोंछते हुए आंखें बंद करके उसका अभिवादन किया और बोला, कहीं भी बैठ जाइए। अजनबी जब सराय में चल रहा था तब भी सबकी नज़रें उसी पर टिकी थीं। वो पीछे खाली सीट पर बैठ गया। लोग अब भी उसे घूर रहे थे। सराय के मालिक ने शराब की बोतल टेबल पर रखी और समझाया, लोग आपको घूर रहे हैं, इस पर ध्यान ना दें। और आगे बताया, यहाँ बाहर के लोग ज्यादा नहीं आते और आजकल माहौल भी कुछ ठीक नहीं है। क्या वह खाना खाएगा? पूछते हुए सराय के मालिक ने बताया, फिर भी यहाँ अजनबियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उस अजनबी ने कहा, जो कुछ भी सबसे जल्दी बन सकता है वो लाओ। सराय के मालिक को महसूस हुआ कि अजनबी कुछ ज्यादा ही भूखा है। उसने नूडल्स लाने की पेशकश की। फिर अजनबी ने पूछ ही लिया, उसके अलावा और कौन आया है? उसका बोलना खत्म हुआ भी नहीं था कि जुए की टेबल पर हंगामा शुरू हो गया। एक आदमी दूसरे पर चिल्लाया और गाली देते हुए उसे धोखेबाजत कहा। सराय के मालिक ने इशारा करके बता दिया, उसके अलावा और कौन आया है? अजनबी ने उन्हें घूरते हुए अपना कप मुंह से लगा लिया। जुआ खेल रहे व्यक्ति ने टेबल पर मुक्का मारा और धोखेबाज पर गुस्सा करते हुए कहा, तुझे क्या लगता था कि तुझे चीटिंग करते कोई पकड़ नहीं सकता? और कुछ अपशब्द भी कहे। धोखेबाजा आदमी अपना कान खुजाते हुए घूरता रहा और जिस उंगली से खुजा रहा था उस पर फूंक मारते हुए बोला, तुझे एक घटिया जुआरी कहा जिसे बस दूसरों पर चीटिंग का इल्जाम लगाना ही आता है। हारने वाला आदमी टेबल पर झुका और समझ नहीं पाया कि सामने वाला सुबह से जीत रहा है और वो हारता जा रहा है। धोखेबाज ने उसकी ओर उंगली की और अपने होंठ पीछे खींचकर बोला, इसलिए ही तुझे घटिया जुआरी कहा, उसके अलावा बाकी सभी जीत रहे हैं। अजनबी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिया और उठकर उसकी ओर बढ़ते हुए उसने धोखेबाज को पहचान लिया। दूसरी ओर जुए की टेबल पर माहौल गर्मा रहा था। हारने वाले आदमी ने अपनी मुट्ठी भींची और पूछा, तू क्या करना चाहता है? और उसे फिर से धोखेबाज कहा। धोखेबाज आदमी ने अपनी बांह फैला दी, मुस्कुराते हुए बोला, धोखेबाजी का सबूत दे। और उसे बिना सबूत के चोर कहने पर उसे मूर्ख कह दिया। हारने वाले ने उसे धक्का दिया और बोला, बकवास बंद कर। धोखेबाज ने खुद को संभाला और उसे शांत करने की कोशिश की। वो शांत नहीं हुआ, उस पर और भड़क गया। धोखेबाज ने मुट्ठी भींची और कहा, तुम अकेले हो जिसे ऐसा लगता है? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा
और उसे यांग गुएंग कहकर पुकारा। यांग ने पीछे देखा। पीछे अजनबी खड़ा था। उसने कहा, मैं अभी बिजी हूं। अजनबी ने अपने होंठ एक तरफ खींचकर कहा, मैंने तुझे ढूंढ लिया। यांग ने जब उसे पहचाना, उसका मुंह खुल गया, चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। उसके मुंह से एक नाम निकला, जांग कियान। हारने वाले ने उन्हें बीच में टोक दिया। कियान ने ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा, इस मामले से दूर रह। यांग ने पसीने से भरे चेहरे से ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? कियान ने शांति से लेकिन एक बर्फीली मुस्कान के साथ पूछा, 2 महीने हो गए। क्या तू ठीक है? यांग ने डरते हुए कहा, मैं ठीक हूं। तू ठीक है? कियान ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना हाथ पकड़कर कहा, मैं ठीक नहीं हूं, पर पता नहीं किस कारण से तू और तेरा गिरोह खुद को ठीक बताता है। यांग ने डरकर हाथ सामने करके पूछा, क्या क्या उसके दोस्त मिल गए? कियान अभी भी उसे ठंडी आंखों से घूर रहा था। उसने कहा, तू आखिरी है। यांग ने डरकर एक कदम पीछे लिया और बोलना शुरू किया, मैंने मना किया था। मेरे दोस्तों ने डोमिनोजस के खेल में एक मार्शल आर्ट वाले व्यक्ति को शामिल किया। ये समझदारी की बात नहीं थी। अगर वे पकड़े गए तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही कियान ने कहा, तूने फिर भी ऐसा किया। यांग की भौहें उठ गईं। उसका चेहरा ठंडे पसीने से भर गया। आंखें फाड़कर उसने भागना शुरू कर दिया। कियान ने सांस छोड़ते हुए उसे देखा और एक झटके में उसके बालों से पकड़ लिया। यांग ने मुंह खोलकर दर्द में चीखा। उसकी चीख हॉल में गूंज गई। कियान ने गुस्से में उसका मुंह टेबल पर पटका। हारने वाला आदमी भी डर से सहम गया। एक बार फिर सभी की नजरें उस पर चली गईं। यांग ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। ऐसा मत कर। कियान ध्यान से सुन रहा था। यांग ने आगे कहा, वो मैं ही था जो तब तक रुका रहा जब तक तू अपनी सारी चीज हार नहीं गया। कियान ने उसका हाथ पकड़ा और शर्ट की आस्तीन में कुछ टटोलने लगा। इस बीच यांग उसे बताता रहा, अगर तू बीच में खेल छोड़ देता तो हम तुझे नहीं रोकते। कियान ने उसके कपड़े की बांह से एक डोमिनोज का पीस निकाला। उसे देखते हुए कहा, ये तो सच है कि तूने चीटिंग की है। हारने वाले आदमी का मुंह बन गया, जैसे कह रहा हो, मैं सच कह रहा था। कियान ने यांग की ओर तिरछी नजर से देखा और बोला, मेरे पैसे वापस दे। यांग ने सीधे बता दिया, मैंने पैसे मार्शल अलायंस को दे दिए, अपने सिर पर लगी बाउंटी उतारने के लिए। कियान ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा और कहा, वे मेरे पैसे थे, न कि तेरी बाउंटी के। यांग ने कहा, पास ही में मार्शल अलायंस की शाखा है, उनसे बचने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कियान ने उसे बालों से पकड़े हुए ही ऊपर उठाया और उसका कॉलर पकड़कर बोला, तेरे पास कुछ भी नहीं? यांग ने ना में जवाब दिया, अपने दांत दिखाते हुए पीछे की ओर इशारा किया और बोला, अभी अभी मैंने कुछ पैसे जीते हैं। कियान की नज़र टेबल पर रखे पैसे पर गई। उसने अपने होंठ चढ़ा लिए। यांग को धक्का देकर मेज की ओर बढ़ा। यांग जमीन पर पड़ा था। आसपास खड़े सराय के लोग उसे देख रहे थे। हारने वाले आदमी ने हाथ बढ़ाकर कियान को रुकने को कहा और बोला, वे मेरे पैसे हैं जिसे इसने चालबाजी से जीता है। कियान ने गुस्से भरी आंखों से उसे देखा और कहा, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने पैसे यांग से लूंगा। हारने वाले आदमी का चेहरा गुस्से में तन गया। दांत पीसते हुए उसने कियान को गाली दी और चिल्लाकर कियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। कियान साइड में होकर उसके हमले से बच गया और उसका हाथ पकड़ लिया। 1 सेकंड के अंदर ही उसे आगे की ओर खींच लिया, जिससे उसका मुंह जमीन से जा टकराया। उसके साथी ने उसे मुंह के बल जमीन पर पड़े देखा और गालियां देते हुए कियान पर हमला कर दिया। कियान आसानी से उसके मुक्के से बच गया और एक पंच उसकी गर्दन पर जड़ दिया और तुरंत पास खड़े दूसरे आदमी का कॉलर पकड़ा। उन दोनों ने उसे रुकने के लिए कहा। कियान ने बिना समय गंवाए उनके सिर आपस में टकरा दिए। उनके तो समझ में भी नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ और वे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सराय का मालिक और कुछ लोग बस खड़े तमाशा देख रहे थे। यांग के चेहरे पर भी डर छा गया। कियान ने उसकी ओर देखा, उसकी ओर आगे बढ़ने लगा। यांग ने डर से हाथ उठाए, पूछा, तू क्या करना चाहता है? कियान उसका कॉलर पकड़कर उसके सामने बैठ गया और हाथ फैलाते हुए बोला, ये बहुत कम पैसा है। यांग ने जवाब दिया, मेरे पास और कुछ नहीं है। तभी पीछे से कियान को किसी ने गाली दी। उसने पीछे देखा। हारने वाला आदमी अपनी खून बहती नाक पकड़े खड़ा था
और उसे मारने की धमकी दे रहा था। कियान ने नरमी से कहा, मुझे माफ करना, पर मैंने उस आदमी से ज्यादा कीमती चीजें गंवाई हैं। यह सुनते ही वह वहां से दौड़कर चला गया। कियान ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, इस गधे के साथ क्या दिक्कत है? यांग ने आंखें बंद कीं और उस आदमी का नाम बताया, जिन यांग सुक। कियान ने फिर से यांग को देखा। बोला, अब तू क्या करेगा? यांग ने अनजान बनने का दिखावा किया। कियान ने भौहें सिकोड़कर गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए कहा, या तो तू मेरे पैसे सीधे सीधे दे, नहीं तो मैं तेरा डेंटियन तोड़ दूंगा। यांग की पुतलियां सिकुड़ गईं। मुंह खोलते हुए उसने कहा, मेरा डेंटियन तोड़ने से क्या फायदा होगा? कियान ने गुस्से में उसे अपना मुक्का दिखाया। यांग बस अपना मुंह खोले उसे देखता रहा, जैसे कि वह उस पर रहम दिखाएगा। पर कियान का रिएक्शन न बदलने पर उसे हार माननी पड़ी। उसने अपना मुंह बंद किया और उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, मुझे जाने दे, मेरी जेब में कुछ कीमती चीज है। उसने निराशा से उस कीमती चीज को निकालने के लिए अपनी जैकेट में हाथ डाला। एक पाउच से एक रिंग निकालकर अपनी हथेली पर रखकर आगे बढ़ाते हुए कहा, यह एक जेड रिंग है। कियान ने उसे उठाकर देखा। यांग ने बताया, यह एक अकेली चीज है जिसे मैं नए सिचुआन से लाया था। यह एक असली जेड है। अगर एक अच्छा व्यापारी मिले तो इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। और अपनी पलकें झुकाकर कहा, इतना काफी होगा भाई कियान। कियान ने रिंग को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर एक लंबी मुस्कान के साथ कहा, यह हुई ना बात, यह काफी है। कियान खड़ा हो गया और तिरछी नजर से देखते हुए बोला, इंपॉर्टेंट बात यह है। उसने देखा, सराय के सभी लोग उन्हें घेरे खड़े थे और उन्हें देख रहे थे। कियान ने हाथ फैलाकर फॉर्मल टोन में पूछा, मेरे नूडल्स कब तैयार होंगे? थोड़ी देर बाद असामान्य रूप से सन्नाटा छा गया। पहले ही मेज पर नूडल्स का कटोरा रखा हुआ था और उसकी खुशबू फैल रही थी। यांग भी कियान के पास ही बैठा गया। कियान चुपचाप नूडल्स खाता है और यांग उसे बताता है कि उसे अब यह सराय छोड़ देना चाहिए। ये तुम्हारी रेपुटेशन की बात है। कियान चुपचाप खाता रहता है और यांग ने आगे कहा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी हमने एक साथ खाना खाया था और गेम भी खेला था। कियान अपने नूडल्स खत्म करके मेज पर कटोरा रखता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो। यांग उसे याद दिलाता है, तुमने उस आदमी की नाक तोड़ दी थी। कियान कप को उठाकर अपने मुंह से लगाता है। यांग ने कहा, क्या वह सुन रहा है? कियान कप को नीचे रखकर उसकी तरफ घूरते हुए उसे चुप होने को कहता है। यांग ने अपनी उंगली उठाई और उसे बताया, जिन यांगसुक कमजोर हो सकता है, पर उसका भाई यहाँ प्रसिद्ध है। वह एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। कियान को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उसे बताया कि वह भी कुछ मार्शल आर्ट जानता है। यांग ने अपनी बांह फैलाते हुए कहा, हार्मिट वैली में भाई झांग के कौशल को कौन नहीं जानता, पर सबको लगता था कि यह तलवार सजावट के लिए है जब तक तुमने इसका प्रयोग नहीं किया। कियान ने अपने हाथ टेबल पर रखे और पूछा, तो क्या बात है? वह मुझे सीधा सीधा बताओ। यांग ने हारे हुए के भाई को एक समस्या बताया, और असली समस्या वह ईवल सेक्ट है जिसे चांग सुक डोगमा संप्रदाय कहता है। कियान को इस बात में दिलचस्पी हो गई। उसने सुना था यहाँ एक मार्शल एलायंस की शाखा थी, लेकिन अब उसने बताया कि यहाँ एक ईवल सेक्ट भी है। उसकी दिलचस्पी भांपकर यांग ने उससे जानकारी के लिए एक चांदी के सिक्के की मांग की। कियान ने अपनी आंखें बंद की और उसे अपना मुक्का दिखाया। यांग ने अपने हाथ सामने करते हुए कहा, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी मुट्ठी नीचे कर ले। अपना हाथ मुंह पर रखते हुए उसके इस बिहेवियर पर सवाल उठाया और उसे बताना शुरू किया, अगर बाहर से देखो तो है कोई ईवल सेक्ट नहीं है। जाहिर है उनके बॉस और हमारे शाखा प्रबंधक के बीच किसी प्रकार का रिश्ता है, और यदि वे अपनी सीमा में रहते हैं और ज्यादा खून खराबा नहीं करते हैं तो मार्शल आर्ट वाले उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। हारने वाले का भाई जिन चांगसुक उनका सबसे अच्छा सदस्य है। कियान ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम उसके छोटे भाई को धोखा दे रहे थे? यांग ने हल्का गुस्सा करते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, जो कुछ हो रहा था वह सामान्य बात है, जैसे रोजमर्रा का काम हो। कियान ने अपने हाथ बांधे और कहा, वह मार्शल गठबंधन काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। यांग ने आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास रोजमर्रा की इतनी सारी समस्याएं हैं, तभी तो उनके पास मेरे जैसे बाहर वाले व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए कोई समय नहीं है। कियान ने फिर से अपनी चॉपस्टिक पकड़ ली
और नूडल खाते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं करते और अपना गुस्सा यहाँ के निवासियों पर क्यों नहीं निकालते? और पास ही बैठे दो व्यक्ति उन्हें देख रहे थे। यांग ने कहा, इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है। कियान ने भी उनकी ओर देखा और यांग ने भी आंखें फेरते हुए बताया कि ऐसा लगता है हम पर अपेक्षा लगाई जा रही है। हम पर अपेक्षा लगाई जा रही है। वे दोनों अब भी उन्हें देखते रहते हैं और फिर उठकर चल देते हैं। यांग भी दांत दिखाते हुए अपना हाथ हिलाता है। धीरे धीरे लोग सराय से बाहर जाने लगते हैं और बात करते रहते हैं। इन मार्शल आर्टिस्ट से दूर रहना ही अच्छा है। लोग गंदगी से इसलिए दूर नहीं रहते क्योंकि वह डरावनी है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वह गंदी है। कियान को कोई पुकारता है। मुंह में नूडल्स भरे वह तिरछी नजर से देखता है और कुछ पैसे टेबल पर रखता है। सराय का मालिक अपने हाथ कमर पर रखते हुए उसे और पैसे देने से मना करता है और कहता है कि वह उसके नूडल्स और रहने के कमरे के पैसे जो उसने दिए थे उसे वापस कर देगा और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। यांग हंसते हुए वहां से निकलने के लिए कहता है और बताता है, यदि डोगमा संप्रदाय के लोग यहाँ आ गए तो बिना चोट लगे यहाँ से बच निकलना हम दोनों के लिए मुश्किल होगा। कियान इग्नोर करते हुए अपने नूडल्स खाता रहता है। परेशान होकर वे दोनों उसे खाते हुए देखते रहते हैं। सराय का मालिक परेशानी में अपनी गर्दन को झटकता है। कियान नूडल्स के कटोरे को मुंह से लगा लेता है और नूडल्स खत्म करके कटोरा टेबल पर रखता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। अपने दांत साफ किए और उन्हें शांत रहने की सलाह दी। यांग टेबल पर झुक गया और उससे इंपीरियल फोर्सेस के बारे में पूछा और बताया कि डोगमा संप्रदाय में कम से कम 20 लोग हैं। जब कियान गिलास में शराब डालने लगा तो उसने उसे अहंकार छोड़ने को कहा और बताया, यदि वह नहीं चला तो वह अकेला ही चला जाएगा। कियान ने गिलास मुंह से लगाया और उसे बताया, तुम्हें पहले ही मुझे छोड़कर भाग जाना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। एक बार फिर सराय के बाहर किसी के कदम पड़े। हाँ, भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है, कहते हुए एक शख्स अंदर आ गया। उसने आंखें चढ़ाकर सामने देखा और अपना हाथ पकड़ते हुए अपने भाई से पूछा, क्या ये वही है? उसने सामने उंगली करते हुए कहा, यह वही है बड़े भाई। इन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरी नाक भी तोड़ दी। चांग सुख ने तिरछी नजर से उसे देखा। तभी हारने वाले ने अपनी बात बदलते हुए कहा कि वे लोगों को ठग रहे थे और मेरे पैसे भी जमानत के तौर पर वहां थे। चांग सुख ने हाथ उठाकर उसे आगे बोलने से रोक दिया और आगे बढ़ गया। उनकी टेबल की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, तुम यहाँ के नहीं लगते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरों के शहर में जाकर हंगामा मचा सकते हो? सराय के मालिक ने डरते हुए उसे रोकने की कोशिश की और उसे यहाँ की चीजों के बारे में बताया कि यह सब बिल्कुल नहीं है। चांगसुक ने गुस्से भरी नजरों से उसे घूरा। सराय का मालिक पूरी तरह डर से कांप उठा। यांग ने देखा, सराय का मालिक मुंह लटकाए बाहर जा रहा था। कुर्सी से उठते हुए इस मसले को आपस में सुलझाने को कहा। आदिक, कियान ने उसे बीच में ही रोक दिया। वापस बैठ जाओ, यदि तुम मार नहीं खाना चाहते हो। वो तुरंत बैठ गया और उसे बताया, तुम यह क्या बात कर रहे हो भाई झांग? वह तो पहले से ही बैठा हुआ है। सराय में कदमों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आने वालों के पास डंडे थे। सराय में काफी भीड़ हो चुकी थी। इतने सारे लोगों को देखकर यांग की आंखें मटर के दाने जैसी सिकुड़ गईं, लेकिन कियान का चेहरा बिल्कुल शांत था। चांगसुक ने आगे बढ़ते ही अपना परिचय दिया। मैं इस गांव में आने वाली समस्या को सॉल्व करता हूं। और आगे बताया, यहाँ ज्यादा काम नहीं है क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण जगह है, इसलिए मैं सिर्फ आराम करता रहता हूँ। टेबल के पास आकर उनको देखते हुए कहा कि आज उसे एक समस्या तो सुलझानी ही होगी। कियान ने आंखें बंद करते हुए शराब के कप को होठों से लगा लिया। चांगसुक, जिसका आधा चेहरा साय से ढका था, उसे घूर रहा था। यांग ने अपनी मुट्ठी अपनी हथेली से मिलाकर हंसते हुए बताया कि उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई और अपना परिचय दिया। चांगसुक के कुछ समझ नहीं आया। उसने उसकी तारीफ करते हुए बताया कि शहर में आते ही उसने उसके न्यायप्रियता के चर्चे सुने थे। वह तो उससे मिलना चाहता था। इसी मुद्रा में खजे हुए उसने उसे आगे कहा कि वे इस परिस्थिति में मिल रहे हैं। क्या यह भाग्य की बात नहीं है? वो अपने हाथ आगे करते हुए कियान का परिचय दिया और बताया, इसे शहर में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है। चांगसुक ने यांग की तरफ उंगली की और उसे धोखेबाज कहा। उसके चेहरे पर डर फैल गया। उसने अपने हाथ चेहरे के सामने उठा लिए। फिर चांगसुक ने कियान की ओर उंगली की, उसे बदमाश बताया। अपने हाथ कमर पर रखते हुए कहा,
वे एक शांति भरे शहर में आकर गरीबों को लूट रहे हो, और जब उसके भाई ने विरोध किया तो उससे लड़ने लगे। तुम कोई साधारण जुआरी नहीं हो। धार्मिकता के अनुयायी के रूप में वो तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। और आगे कहा, उन्हें गिरफ्तार करके मुरीम यूनियन के शाखा कार्यालय में ले जाया जाएगा। अपना डरावना चेहरा दिखाते हुए उन्हें शांति से गिरफ्तार होने को कहा, नहीं तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। कियान ने धीरे से अपने होंठ पीछे खींच लिए। उसने आंखें बंद करते हुए कहा, कम से कम तुम हमें तुरंत मारने की धमकी तो नहीं दे रहे। चांगसुक ने अपनी तरफ अंगूठा करते हुए कहा, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, यूं ही दिन दहाड़े किसी आदमी को नहीं मारता। आप, उसने आगे बताया, लेकिन तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया है। अब तुम यहां से बचकर जाने के बारे में तो सोचना भी मत। तुरंत उसके पास झुककर अपनी असलियत दिखाते हुए उसने कहा, तुम्हारी एक टांग तो तोड़ूंगा ही। यदि तुम इससे बचना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे पास है अपनी टांग के बदले दे दो। यांग धीरे से बचकर जाने की कोशिश करने लगा, और दूर खड़ा हारने वाला आदमी मुस्कुरा रहा था। कियान ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ी और बताया, यदि इस स्थिति में कोई व्यक्ति इतना शांत है, क्या वह साधारण व्यक्ति हो सकता है? आंखों के कोने से उसकी ओर झांकते हुए संभावना जताई कि वह व्यक्ति इंपीरियल आर्मी का गुप्त रक्षक हो सकता है। ये सुनते ही चांग सुक के चेहरे पर डर फैल गया और उसकी आवाज गले में ही रुक गई। तुरंत उसके सामने झुकते हुए उसे ना पहचानने के लिए माफी मांगने लगा। कियान ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, वह ये नहीं कह रहा कि वह इंपीरियल आर्मी से है। चांग सुक का चेहरा एक बार फिर गुस्से से भर गया। कियान ने बिना समय गवाए टेबल पर हाथ मारा और उछलकर उसके मुंह पर एक लात जड़ दी। लात का इम्पैक्ट इतना अधिक था कि वह पीछे हवा में उछल गया। कियान ने पल भर के लिए उसे देखा। वह पीछे एक मेज पर जा गिरा। उसके साथियों ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। उसके आसपास खून के छींटे पड़े थे। उसका जबड़ा भी टूट चुका था। दांत भी आसपास ही पड़े थे। हर कोई दंग रह गया। वे समझ ही नहीं सके क्या हुआ। यांग का दिमाग भी फ्रीज हो गया। कियान ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा और पूछा, यदि कोई इंपीरियल आर्मी से नहीं है तो क्या वह उन पर जुर्म करेंगे? सराय में हमलावरों का शोर गूंज उठा। एक ने हाथ बढ़ाते हुए अटैक करने को कहा। तुरंत एक कियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा और अपना डंडा ऊपर उठाते हुए उस पर अटैक कर दिया। कियान बड़ी आसानी से साइड में होकर उससे बच गया और अपनी मुट्ठी भींचकर उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया। पंच लगते ही एक और आदमी उस पर डंडे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। कियान ने अपनी लात हवा में उठाई और घुमाते हुए उसके सर में जद दी। तुरंत घूमकर पीछे से आ रहे व्यक्ति के पेट में लात मारी और दोनों हाथ में डंडा पकड़े हुए व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसके पेट में एक मुक्का दिया और तुरंत एक और पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। पल भर में पैर को पीछे खींचा और उछलकर सामने खड़े व्यक्ति की छाती में एक पंच मारा और तुरंत उसके साइड से निकलकर पास खड़े दूसरे व्यक्ति के मुंह पर एक लात मारी। हमलावर एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए। बचे हुए हमलावर डर के मारे कांपने लगे। कियान ने उनकी तरफ घूरा। उन्होंने साए में ढके कियान के चेहरे को देखा और अपने पास आने से मना किया। रुको! एक आवाज सराय में गूंज उठी। सबकी नजर उस आवाज की तरफ घूम गई। कियान ने बिना एक्सप्रेशन के उसकी ओर देखा। यांग के चेहरे से पसीना छूटने लगा। वहां काला कोट पहने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके कोट पर एक स्टार का प्रतीक लगा हुआ था। उसे देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि वह मार्शल अलायंस से है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? कियान ने हाथ बांध लिए और संभावना जताई, शायद आप मार्शल अलायंस के एक शाखा प्रबंधक हो सकते हैं। उसकी नजरें उसके प्रतीक पर टिकी थीं। बूढ़े व्यक्ति ने आंखें बंद कीं, आगे बढ़ते हुए सहमति जताई, हाँ, मैं मार्शल अलायंस का शाखा प्रबंधक हूं। कियान के पास आकर उसने बताया, मुझे तुम्हारे बारे में एक रिपोर्ट मिली है। तुम शहर के लोगों पर हमला कर रहे हो। कियान शांत खड़ा था। तभी चांग सुक के भाई ने बीच में चिल्लाते हुए कहा, वह बस हमला ही नहीं कर रहा, बल्कि लोगों को लूट भी रहा है। कियान ने उसे तीखी नजरों से देखा। उसके मन में ख्याल आया, यह सचमुच कमीना है। उसने अपने भाई के बारे में बात की, जो पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। इसने मेरे भाई के दांत तोड़ दिए हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कियान से इस बात की पुष्टि की। हाँ, लेकिन यह आत्मरक्षा थी। कियान ने पूछा, जब एक से लड़ने के लिए 9 लोग आए, जिनमें से 8 के पास हथियार हों, तो उसे क्या कहेंगे?
बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कियान ने अपनी बाहें फैलाकर उन लोगों को बेवकूफ कहा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और जबरदस्ती अपनी हंसी रोकी। उसी मुद्रा में खड़े कियान ने कहा, जैसा आप देख सकते हैं, किसी को गंभीर चोटें नहीं लगी हैं। लेकिन तभी चांगसुक के भाई ने आगे बढ़कर कियान की ओर इशारा किया और शाखा प्रबंधक से बोला, इसे गिरफ्तार कर लो, इसने मेरे भाई को बुरी तरह घायल कर दिया है। बूढ़े व्यक्ति ने आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। उसने अपनी नाक की ओर इशारा किया और बोला, मेरी नाक की यह हालत का जिम्मेदार भी यही है। उसने अपनी ठुड्डी पकड़ी, कुछ पल सोचा, फिर अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए सैनिकों को आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो। सैनिकों ने तुरंत अपनी अपनी तलवारें निकाली और आगे बढ़ गए। हारने वाले व्यक्ति ने कियान की ओर हंसते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। परछाई में ढके चेहरे वाले दो सैनिक उसके पीछे आ गए। उसने फिर भी कहा, देखते हैं तुम मार्शल अलायंस से कैसे बचते हो। अलग ही अचानक कुछ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर तुरंत डर फैल गया जब उसने देखा कि सैनिकों ने उसी के गले पर तलवार रख दी। कियान उन्हें देखता रहा। उसके समझ में कुछ नहीं आया। हारने वाले व्यक्ति ने शाखा प्रबंधक से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर बिना देखे कहा, डोगमा संप्रदाय के 9 लोग, जितने एक चांग सुख भी है, वह जमीन पर पड़े हैं। फिर उसने अपनी गर्दन उसकी ओर घुमाई और बोला, तो बताओ, मैं तुम कमीनों की बातें क्यों मानूं? उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। फिर भी उसने गुस्से में अपने दांत भींचे। शाखा प्रबंधक ने आगे कहा, तुम लोगों में से सिर्फ सेट का लीडर और यह चांग सुख ही मार्शल आर्ट जानते हैं। यदि एक यहाँ है तो दूसरे को मैं खुद संभाल सकता हूँ, और बाकी बचे तुम कमीनों का भी अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। उसने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई उठने के बाद शांत बैठेगा? लेकिन तभी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उंगली चटकाई। गुस्से से भरे चेहरे के साथ कुछ सैनिक अंदर आ गए। सैनिक बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़े हो गए। उसने कहा, जब वह जागेगा तो सिर्फ एक चीज देखेगा, जेल की सलाखें। कियान ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, अब यह सब क्या दिखावा कर रहा है? सैनिकों ने हमलावरों को रस्सी में बांध दिया। वह अब भी गुस्सा कर रहा था। बेहोश हुए लोगों को भी सैनिक एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। बूढ़ा आदमी सराय में खड़ा सब कुछ देख रहा था। कियान ने अपनी टोपी उठाई, उसे अपने सिर पर रखा और चल दिया। तभी पीछे से किसी ने उसे रोका। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चांग सुख भले ही एक्सपर्ट न हो, पर मार्शल आर्ट में वह बहुत अच्छा था। तुमने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, तुम मार्शल आर्ट जानते हो? कियान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला, सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और सराय के मालिक की ओर बढ़ाते हुए माफी मांगी। थैली को टेबल पर रख दिया, फिर चुपचाप बूढ़े व्यक्ति के पास से निकल गया। बूढ़ा व्यक्ति उसे पीछे से जाते हुए देख रहा था। उसने कहा, कितना संकोची व्यक्ति है। उसके बाहर निकलने पर गेट हवा में झूल रहे थे। सीन एक रेगिस्तान की ओर जाता है जहां लू चल रही थी। कियान अपने घोड़े पर बैठा धूल उड़ाते हुए जा रहा था। यांग भी उसके पीछे था और साथ चलने को बोल रहा था। उसके पास आते हुए यांग ने कहा, आखिर तुम वही हो जिसने शहर की समस्या को सुलझाया, पर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें इस तरह क्यों बाहर निकाला जा रहा है। अपने होठों को पीछे खींचते हुए उसने पूछा, शाखा प्रबंधक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? कियान ने बिना किसी भाव के कहा, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? अपराधियों को पकड़ना ही मार्शल अलायंस का काम है, और मैं भी वहां कुछ समस्या खड़ी कर रहा था, इसीलिए मेरा निकल जाना ही अच्छा होगा। यांग ने अपनी भौहें चढ़ाईं, होठों को और खींचा और बोला, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो शाखा प्रबंधक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में इतना व्यस्त है, शहरवासियों के सामने ऐसा कुछ कहेगा? अपनी उंगली उठाते हुए उसने गुप्तचरों से मिली जानकारी बताई। यहां मार्शल अलायंस के गश्ती दल अपना चक्कर लगाने आ रहे हैं। उसने आगे कहा, मार्शल अलायंस के शाखा के अध्यक्ष के पास कोई कार्य नहीं है। फिर तुम आए और तुमने चांगसुक को हरा दिया। उसे लगा होगा ये उसका मौका है। उसका मतलब है वह मार्शल अलायंस का शाखा प्रबंधक माना जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति इतना अवसरवादी कैसे हो सकता है? गंभीरता से उसने बताया, जितने भी मार्शल अलायंस के सदस्यों से मैं मिला हूं, उनमें से एक भी अच्छा नहीं था। कियान चुप था।
बस उसकी बातें सुन रहा था। यांग ने आगे कहा, या तो वे कुछ भूल रहे हैं या फिर वे उस बूढ़े आदमी की तरह अवसरवादी हैं। अब यांग को लेकर अपना मतलब समझाते हुए बोला, अगर वे उस तरह के व्यक्ति होते जो जानते थे कि काम कैसे किया जाता है, तो वे मार्शल अलायंस में शामिल नहीं होते। जोर से हंसते हुए उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? वे चलते हुए एक साइन बोर्ड के पास पहुंचे जहां दो रास्ते थे। कियान ने अपनी टोपी हल्के से उठाई और पूछा, तुम किस तरफ जाओगे? यांग ने मना किया, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा हूं। कियान ने गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। यांग को नहीं पता था कि वह क्या कहे। उसने अजीब सी हंसी हंसी। कियान ने आशा जताई, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर धमकी दी, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। यांग के चेहरे पर शिकन छा गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हाथ उठाकर जॉब के बारे में बताना चाहा। कियान ने बिना सुने ही अपना घोड़ा दौड़ा दिया। यांग उसे रोकता रह गया। यांग के होठों के कोने नीचे हो गए। उसे लगा जैसे वह कोई और हो, जो हर्मिट घाटी में पैदा और पला बढ़ा न हो। उसने ठुड्डी पर उंगली रखी और फैसला लिया, मैं उसकी जांच करूंगा। घोड़े के कदमों से उठी धूल को देखते हुए उसे एहसास हुआ, सूरज जल्दी ही डूब जाएगा। आसमान में चांद चमक रहा था। वहीं एक बोनफायर जल रही थी। कियान ने गिलास में पानी डाला। बोनफायर के पास बैठे हुए उसने गिलास को मुंह से लगाया। एक घूंट भरते ही उसने पानी को बाहर थूक दिया। उसका मुंह बिगड़ गया। पानी का टेस्ट उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने घोड़े की ओर देखा। घोड़ा कुछ समझ नहीं पाया, जैसे वह बफरिंग मोड में चला गया हो। जब घोड़े को समझ आया, उसने अपने दांत दिखा दिए और फिर जमीन पर लेट गया। कियान बस बैठा उसे देखता रहा। गुस्से में कियान के होंठ एक तरफ खिंच गए। उसने सोचा, इसे भेज देना चाहिए या इससे छुटकारा पाना चाहिए। गिलास जमीन पर रखा और घुटनों पर हाथ रखकर आराम से बैठ गया। उसने सोचा, जब बूढ़े व्यक्ति ने उसे मार्शल आर्टिस्ट कहा था, बैठे बैठे वह मार्शल आर्ट की किताब के बारे में सोचने लगा। बैठे वह अपनी पुरानी जिंदगी के ख्यालों में खो गया। जब वह अपना फोन पकड़े सड़क के किनारे खड़ा था। सड़क पर रेड लाइट जल रही थी और रोड पार करने के लिए 19 सेकंड का टाइमर चल रहा था। रोड पार करते समय एक ट्रक असंतुलित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़ा। ट्रक की हेडलाइट की चमक उस पर और उसके सामने चल रही छोटी बच्ची पर पड़ी। बच्ची बीच सड़क में ट्रक के सामने खड़ी थी। उसने तुरंत बिना सोचे दौड़कर बच्ची को बचा लिया। कुछ देर बाद वह लड़की सड़क के किनारे बैठी थी। उसके सामने कियान पड़ा था। सड़क पर खून बह रहा था। आसपास घबराए हुए लोग खड़े थे। हर तरफ से लोगों की भीड़ उसकी ओर बढ़ रही थी। सीन फिर से वर्तमान में आता है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। कियान ने हल्की सांस छोड़ी और अपनी टोपी उठाई। उसने टोपी अपने सिर पर रख ली ताकि आग की चमक उसकी आंखों पर न पड़े। हाथ बांधकर बैठे हुए वह आह भरता है। उसने अपनी किस्मत को कोसा, मुझे ही ऐसी दुनिया में क्यों आना पड़ा। रेगिस्तान में गर्मी के कारण कियान पसीने में पूरी तरह लटपट थका हुआ और तेजी से सांस लेते हुए प्रण लेता है कि अब वह डोमिनोज को नहीं छुएगा। यदि उसने छुआ तो वह मनुष्य होने के लायक नहीं और अगले शहर में जाने का समय गिनता रहता है। यही हालत उसके घोड़े की भी होती है। पूरी तरह से थका हुआ, गर्मी में परेशान, रेगिस्तान में थके हुए घोड़े के कदम आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर आगे चलकर वे दोनों अपने लेफ्ट की तरफ देखते हैं। कॉर्कियान घोड़े पर भड़कते हुए उसे शांत रहने को कहता है। उसे उधर से हवा के साथ खून की भी गंध आती है। उसे एहसास होता है कि वह वहां अकेले नहीं है। वहीं लाशें पड़ी हैं। किसी को तलवार से मारा गया है तो किसी को कुल्हाड़ी से। कोई खुद को बचाने की भीख मांग रहा है तो कोई खुद को छोड़ने की। हर कोई अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। एक आदमी जमीन पर बैठा कांप रहा है। उसके सामने खून से सनी तलवार लिए एक शख्स खड़ा है। वह उससे अपने सारे सामान के बदले अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। एक आंख वाला आदमी जो शक्ल से ही चोर लगता है, अपने दांत दिखाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ सामान बचा हुआ है? वो शख्स डर से कांपते हुए बस रिक्वेस्ट करता रहता है। चोर उसकी एक बात नहीं सुनता और अपनी तलवार चला देता है। उसे मारते हुए साइको की तरह हंसता है, जैसे खून करने में उसे मजा आता हो। जमीन पर खून फैल जाता है। वो घिनौनी हंसी हंसते हुए अपनी तलवार को कंधे पर रखता है।
और अपने आदमी को ऑर्डर देता है, अगली बार और जल्दी से करना, मैं बहुत अधीर आदमी हूँ। उन्हें देखते हुए कहता है, लगता है मोटे तौर पर सफाई हो चुकी है। उसके आदमी, जो उसकी तरह ही घिनौने हैं, उसे देखते हैं। वह उन्हें जो भी कीमती चीज मिले उसे लेकर चलने को कहता है। टकले के पास खड़ा लंबे बालों वाला व्यक्ति मुंह खोलकर हंसते हुए अपने बॉस को बताता है, इनके पास काफी सारी कीमती चीजें हैं, और आगे कहता है, हमें कुछ दिनों तक खाने पीने की चिंता नहीं करनी होगी। गंजा व्यक्ति एक तरफ इशारा करते हुए अपने बॉस को बताता है, अभी किसी और को भी साफ करना बाकी है। उसका बॉस उस तरफ देखता है जहां कियान एक पहाड़ी पर अपने घोड़े पर बैठा है और कहता है, एक चूहा हम पर नजर रखे हुए है। उसका बॉस अपनी ठीक आंख को हाथ से ढकते हुए कियान को देखता है। कियान घोड़े की लगाम को कसकर पकड़ लेता है और खुद को बचाने के बारे में सोचता है। वह अपनी आंखें सिकुड़कर छोटी कर लेता है और इसे नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर जाने का फैसला लेता है। नीचे चोरों में न जाने क्यों खुशी की लहर उमड़ जाती है। वे दौड़कर अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं और कियान की तरफ आना शुरू करते हैं। उन्हें आते हुए देखकर उसे लगता है कि वे उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। अपनी टोपी को पकड़कर सोचता है, क्या ये मुझ पर अटैक करना चाहते हैं? लगाम खींचते हुए काऊ को चलने को कहता है, जो उसका घोड़ा है। काऊ पहाड़ी से एक लंबी छलांग लगाता है और तेजी से दौड़ते हुए पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है। कियान को अपनी तरफ आता देख एक डकैत कहता है, यह हमारी ओर क्यों आ रहा है? क्या इसे मरने की इतनी जल्दी है? दूसरा जवाब देता है, उसकी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। डकैतों का झुंड और कियान आमने सामने होते हैं और बड़ी तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ते रहते हैं। सबसे आगे चल रहा डकैत कहता है, वह उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। उनके बीच की दूरी हर पल में कम होती जा रही थी। कियान के चेहरे पर बस गुस्सा था। उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक क्षण में ही उसने आगे चल रहे दोनों डकैतों का सर काट दिया। एक डकैत ने चिल्लाकर उनकी मौत का बदला लेने को कहा। एक अपनी कुल्हाड़ी पीछे किए कियान के पास पहुंचने वाला ही था, पर अचानक कियान ने उसे कुल्हाड़ी ऊपर उठाते ही बीच में से काट दिया। कियान आगे निकल गया, तब उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिरी। काओ इस समय हवा से बातें कर रहा था। वो पल भर में ही उनके बीच से निकल गया। उसने किसी का सर तो किसी का हाथ और किसी को तो बीच से ही काट दिया। कियान अपने पीछे लाशों के टुकड़े और खून के छींटे छोड़ गए। अपने साथियों को मूली गाजर की तरह कटते हुए देखकर कमजोरों पर अत्याचार करने वाले डकैत भी कांप उठे। उन्होंने अपनी दिशा बदली और उल्टे भागना शुरू कर दिया। वे कियान को मॉन्स्टर कह रहे थे और अपने बॉस से बचाने की भीख मांग रहे थे। बॉस ने उन्हें अपनी ओर आते देखा और उन्हें मूर्ख कह दिया। वे बॉस के पास आए और कहा, हम उसका सामना नहीं कर सकते। डकैतों का बॉस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। एक ने कहा, आपका आगे आने का समय है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बॉस ने उसे काट दिया। दूसरे का मुंह खुल गया। उसने बॉस की ओर देखा, जो उसे मारने के लिए तैयार था। उसने उसे रोकने की कोशिश करते हुए खुद को छोड़ने को कहा, लेकिन बॉस ने अपनी तलवार फेंककर उसके सर में गाड़ दी। वो आंखें खोले ही जमीन पर गिर गया। बॉस ने उसके चेहरे पर पैर रखकर अपनी तलवार उसके सर से बाहर निकाली। तब तक कियान भी उसके पास पहुंच चुका था। बॉस और कियान की नजरें आपस में टकराईं। उसने हंसते हुए कियान से पूछा, वह कौन है? वो मुरीम यूनियन से नहीं लग रहा। कियान ने जवाब दिया, मैं एक धर्मी आदमी हूं जो बस यहां से गुजर रहा था। डकैतों के बॉस ने तंज कसते हुए उसे अपने रास्ते पर चले जाने को कहा। कियान ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं कैसे जा सकता था जब पहले तुम ही थे जो मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे। बॉस ने हंसते हुए हाथ उठाकर उसे बताया, इसका कुछ नहीं हो सकता, यही हमारा काम है। कियान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने पूछा, क्या लोगों को मारना और उनका सामान छीनना ही तुम्हारा काम है? और उसे एक पेशेवर चोर बताया। बॉस ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सफाई देते हुए कहा, नए महाद्वीप की स्थापना हुए 100 साल से अधिक का समय बीत चुका है। और पूछा, तुम्हारे विचार से इस बीच इस महाद्वीप पर किसने प्रभुत्व प्राप्त किया है? कियान की नजरें एक तरफ गईं। बॉस ने आगे कहा, क्या यह वे धमाकेदार अपरप्स नहीं होंगे? मुरीम संघ,
जिसे साम्राज्य का समर्थन प्राप्त है, वहां एक टूटी हुई कैरेज थी और लाशें पड़ी थीं। कैरेज पर एक लड़की कमर टिकाए बैठी थी और बॉस बोलता रहा, पुराने राजवंश का एक प्राचीन कबीला, व्यापारी संघ जो धन का उपयोग करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं, और भी बहुत कुछ। उस लड़की का हाथ खून से सना था और एक तलवार पकड़े थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, शायद उसकी सांसें चल रही थीं। उसने आगे कहा, क्या उन कमीनों ने सिर्फ अपना पेट नहीं भरा? क्या यह उन लोगों को 100 साल तक परेशान करके किया जाएगा जो नए महाद्वीप में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं? फिर बॉस ने एक ठरकी की तरह अपनी तलवार चाटते हुए बताया, मैंने भी उनके व्यवसाय में एक कदम रखा है, इसलिए इसे नौकरी कहना उचित होगा, क्योंकि वे भी तो अपने कार्यों को अपना काम कहते हैं। कियान हर वक्त बस चुप था। वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और उसकी सारी बात को एक बकवास कहा। उसके सामने खड़े होकर बताया, यह सब बकवास है, बस तुम खून के नशे में चूर एक पागल हो। और अपनी तलवार को स्विंग किया, जिससे खून के छींटे उस पर से उड़ गए। अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा था कि मैं म्यूरिम यूनियन का साथी हूं क्या? बॉस के कुछ भी समझ नहीं आता। वह क्या कहना चाहता है? फिर कियान ने अपनी तलवार को पकड़े हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारे ऊपर कोई बाउंटी है? बॉस का पूरा शरीर कांपने लगा। वह जोरों से हंस पड़ा। वह हंसता रहा। अचानक उसके पीछे का बैकग्राउंड लाल होने लगा। उसने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मेरे सर पर बाउंटी है। उसके पैरों और हाथों को लाल आभा ने घेर लिया। अपने अंदर से भयावह ऑरा छोड़ते हुए बताया, हाल ही में किए कार्य का और खुलासा हो जाए तो यह कीमत और भी बढ़ जाएगी। अपने दांत दिखाते हुए उत्सुकता दिखाई। उसके सर की कीमत कितनी होगी? कियान बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, क्या यही तुम्हारी इच्छा है? और अपनी तलवार को पकड़कर बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। दूसरी तरफ डकैतों का लीडर भी तलवार को पकड़कर अपनी फाइटिंग पोज में खड़ा हो गया। माहौल में सन्नाटा छा गया। हवाएं और भी तेज और गर्म हो गईं। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालें। एक कौवा लाश से मांस को नोचकर खा रहा था। उसने अपना सर उठाया, साइड में देखा और तुरंत वहां से उड़ गया। बैकग्राउंड में दोनों अभी भी ऐसे ही खड़े थे। जब कौवा उनके ऊपर पहुंचा, तभी डकैतों के लीडर ने पैर जमीन पर मारा और पूरे फोर्स से कियान की तरफ बढ़ गया। 1 सेकंड से पहले ही उसने कियान को पार कर दिया। अब दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े थे। लड़ाई का फैसला आना अभी बाकी था। कियान, जिसकी टोपी पर हल्का कट लग चुका था, बिल्कुल शांत था। डकैतों का लीडर, जो बिल्कुल ठीक दिख रहा था, हल्की हंसी हंस रहा था, पर अचानक उसके कंधे से खून फूट पड़ा। देखते देखते उसके सारे शरीर से खून बहने लगा और उसके हाथ पैर कट चुके थे। वह जमीन पर गिर पड़ा। कियान के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। डकैतों का लीडर खून में सना उसके पीछे पड़ा था। उसके हाथ पैर उसके शरीर से अलग हो चुके थे। अभी कह नहीं सकते कि वह मर गया है या नहीं। कियान ने जैसे ही अपनी तलवार को बंद किया, उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर पीछे देखा। पीछे एक घायल इंसान अपना हाथ बढ़ाकर उसे खुद को बचाने के लिए कह रहा था। कियान ने अपनी टोपी पकड़ी, उसे व्यक्ति को देखाता रहा। उसने उसे एक बग्गी से लगाकर बैठा दिया। उसके पास बैठे हुए कहा, सौभाग्य से तुम्हारे महत्वपूर्ण अंगों को चोट नहीं पहुंची, लेकिन तुम्हारा बहुत सारा खून बह गया है। और उसे डायरेक्ट बता दिया, तुम कुछ ही देर में मर जाओगे। घायल व्यक्ति ने आश्चर्य से उसे देखा। उसने धीरे से सांस छोड़ी और ईमानदारी से उसे बता देने के लिए धन्यवाद किया और माफी मांगते हुए उससे एक अनुरोध किया। एक तरफ इशारा करते हुए उसने बताया, वहां मेरा बेटा छिपा हुआ है। उस दृश्य को याद करता है जब डाकू लोगों को मार रहे थे और वह अपने बेटे को वहां छुपा देता है। बताता है, मैंने पहले ही वहां एक छोटी जगह बना दी थी। कियान की आंखें जो उसे देख रही थीं, उनमें कोई भी भाव नहीं था। घायल व्यक्ति आगे कहता है, मुझे पता है कि हम अभी अभी मिले हैं। मैं तुमसे कुछ मांग नहीं सकता, पर क्या तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो? घायल व्यक्ति ने अपने घाव पर हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश की और बताया, वह अभी 8 साल का है और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी है। वह तुम्हारे लिए रास्ते में कोई बाधा नहीं बनेगा। कियान उसकी माँ के बारे में पूछता है। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया।
और उदासी से बताया, वह उसे जन्म देते हुए मर गई और उसके परिवार ने इसका जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दिया। इसीलिए मैं इस नए महाद्वीप पर आया था, अपने बच्चे के साथ एक नई, बेहतर जिंदगी शुरू करने के लिए। अपने घाव को देखते हुए कहा, लेकिन मेरी जिंदगी यहाँ इस तरह खत्म हो रही है। उसने आंखों के कोनों से कियान की ओर देखते हुए एक गांव के बारे में बताया, जो वहां से पूर्व की ओर 3 दिन की दूरी पर था। गांव का नाम ग्रीन माउंटेन हिल्स। और कहा, वहां मेरी मौसी रहती है। वह अकेली व्यक्ति है जो मुझे पसंद करती है। कियान से रिक्वेस्ट करते हुए बताया, वह भी मार्शल आर्ट जानती है और एक रिच पर्सन भी है। वो तुम्हें अच्छा इनाम देगी। वह बच्चे की देखभाल करने में अच्छा नहीं है। बताते हुए कियान ने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं, जो ब्लू ऑरा से चमक रही थीं, और कहा, तुम खुद उसे वहां क्यों नहीं ले जाते? उसने चिल्लाते हुए कहा, उसका मजाक मत करो। पर तभी कियान ने अपनी उंगलियों से उसके पेट के वाइटल पॉइंट को दबाया। चौंक कर उसकी आंखें खुल गईं जब उसने देखा घाव से खून बहना बंद हो गया। धीरे धीरे कियान का ऑरा उसके घाव को कवर करने लगा। आश्चर्य में उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने अभी एक्यूपंक्चर तकनीक का प्रयोग किया है? वह भी बिना किसी नीडल के? कियान ने बताया, ये बस एक इमरजेंसी इलाज है। उसे जल्दी ही किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन या बैंडेज नहीं है? पूछते हुए कियान ने सोचा, मुरीम में भी बिना नीडल के एक्यूपंक्चर की एक अद्भुत प्रतिभा है। हाँ, हमें बताया जाता है इस दुनिया में एक्यूपंक्चर तकनीक है, रक्तवाहिका में मोटी सुई चुभाने की क्रिया, जो एक कुशल चिकित्सक द्वारा धीरे धीरे की जाती है। इसके अलावा इसे सीखने और इसमें निपुणता हासिल करने में बहुत समय लगता है, इसलिए केवल सबसे अनुभवी डॉक्टर ही इसका उपयोग कर सकते हैं। बेशक मार्शल कलाकार जानते हैं कि रक्तवाहिका क्या होती है। एक डॉक्टर कियान से कहता है, यह मेरा पहली बार है जब कोई मार्शल आर्टिस्ट मुझसे एक्यूपंक्चर तकनीक सिखाने को कह रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी विरोधियों की रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करने के लिए की के साथ नंगे हाथों का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार मार्शल आर्ट का सबसे अच्छा रूप माना जाने वाला शाही सेना मार्शल आर्ट लोगों को जल्दी से चीरने के लिए विशुद्ध शक्ति का उपयोग करता है। घायल व्यक्ति अपनी पलकें झुकाकर कहता है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा? कियान ने बेशर्मी से उंगली से इशारा करते हुए पैसे की डिमांड कर दी। घायल व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछे और रोते हुए उसे पैसे देने की हाँ कर दी और कहा, वह मेरी मदद करे मेरे बेटे तक पहुंचने में। कियान ने उसे कंधे से सहारा देकर उठाया और अब वे धीरे धीरे उस बग्गी की तरफ बढ़े जहां उसका बेटा छुपा हुआ था। बग्गी के पास पहुंचकर घायल व्यक्ति ने अपने बेटे को हवान कहकर पुकारा और बताया, अब सब ठीक है, वह बाहर आ सकता है। एक छोटा लड़का रोते हुए वहां से बाहर आया और डैड कहते हुए उस घायल व्यक्ति के गले लग गया। घायल व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और दर्द में कराहते हुए बताया, वह मुझे मार रहा है। बच्चा तुरंत डर के पीछे हट गया और पूछा, क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आदमी ने हंसते हुए बताया, मुझे तलवार से चोट लग गई है। बच्चा तुरंत परेशान हो गया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? जैसे ही उसने बताना चाहा कि वह ठीक है, पर बीच में ही बताते हुए वह बेहोश हो गया। उसके बेटे ने रोते हुए उसे संभाला और उसे पुकारने लगा। कियान, जो पास ही एक बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा था, उसने बताया, वह ठीक है, बस बेहोश हो गया है। बच्चा, जो अपने पिता को संभाले हुए था, आंखों में आंसू लिए कियान की तरफ देखा। कियान ने बताया, उसका बहुत सारा खून बह गया है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। उसके बाद बच्चे ने पूछा, आप कौन हैं? कियान ने अपना नाम बताया। लड़का कुछ वक्त उसे देखता रहा, फिर बोला, इससे मुझे क्या पता चलेगा? कियान ने उसकी तरफ देखा और बॉक्स को बंद कर दिया। एक बोतल बच्चे की तरफ फेंकी, जिसे बच्चे ने पकड़ लिया। खड़ा होकर कियान ने उसे घाव की मरहम पट्टी करने को कहा और बताया, परिचय वह बाद में दे देगा। बच्चे ने पूछा, उसका क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? कियान ने जवाब दिया, वह उनके लिए एक घोड़े को ढूंढने जा रहा है, और बताया, बग्गी टूट गई है, इसलिए उसे सभी कीमती चीजें उठा लेनी चाहिए। और वह मुड़कर चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ गया। बच्चा पीछे से उसे देखता रहा और सोचा, क्या वह हमें गांव तक ले जाएगा? कियान रेगिस्तान में चल रहा था। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी। वह उसके पास गया
और उसे सहलाते हुए देखा कि वह ठीक है। फिर उसकी नज़र डकैतों के लीडर पर गई, जो वहीं पड़ा था। कियान ने एक नाम टैग उठाया, जिस पर लिखा था थर्ड टाइगर कैप्टन गाम सुंडुक। उसे देखते हुए एहसास हुआ, नाम सुनने में जितना दयालु लगता है, उससे कहीं अधिक दयालु है। कियान बॉस की डेड बॉडी के पास बैठा और कहा, यह थर्ड टाइगर कैप्टन है, तो हो सकता है हमें पहला और दूसरा भी मिल जाए। इनाम के बारे में सोचते हुए उसने सोचा, क्या नाम टैग सबूत के लिए काफी होगा? उसने उसकी तलवार को देखा। सीन बाप बेटे पर जाता है। दोनों एक घोड़े पर सवार थे। उनकी नज़र साइड में थी और चेहरे उतरे हुए। कियान उनकी तरफ नज़र घुमाता है और पूछता है, क्या चल रहा है? वह दोनों घबराकर जवाब देते हैं, कुछ नहीं। पर उनकी नज़र अब भी कियान के घोड़े पर टंगे डकैतों के लीडर के सिर पर होती है। वे अपनी जर्नी शुरू करते हैं। आगे कियान होता है और उसके पीछे वे दोनों चलते हैं। बच्चे की नज़र एक बार फिर पीछे की तरफ घूम जाती है। पीछे हुए कत्लेआम को देखता है। जिसके साथ अब तक चल रहा था वे सभी मर चुके थे। उसके पिता ने पलकें झुकाकर अपने बेटे को देखा, जिसका हाथ वह मंजर देखकर कांप रहा था। पिता ने उसे कंफर्ट करने के लिए पीछे से गले लगा लिया। हवा, बारिश और मैदानी इलाकों से आने वाले जानवर अवशेषों को मिटा देंगे। जहांग कियान को नहीं पता था कि क्या खोई हुई आत्माएं अपने पछतावे के साथ पृथ्वी पर भटकने वाली भूत बन जाएंगी, शांतिपूर्ण स्वर्ग में चली जाएंगी, या शायद उसकी तरह पुनर्जन्म लेंगी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका गंतव्य एक ऐसी जगह होगी जो उनके जैसे ही दर्द और पीड़ा से मुक्त हो। विचार का वह छोटा सा क्षण ही उस निर्जन स्थान में उनके लिए वह सारी संवेदना थी जो वह उन्हें दे सकता था। चांद एक बार फिर आसमान में चमक रहा था। वे उसी रेगिस्तान में आग जलाकर आराम कर रहे थे। बच्चा थकान के कारण सो चुका था। आग की लपटें हवा में उठ रही थीं, जैसे वह उन बुरी यादों को मिटा रही हों। कियान ने पल भर के लिए उन्हें देखा। उसे एहसास हुआ, उनकी हालत पहले से ही बुरी है। वे 2 दिन तक टिक नहीं सकते और वह भी उनकी मदद नहीं कर सकता। यदि वे इससे तेज चलेंगे तो उसके घाव फिर से खुल जाएंगे। पर वह जानता था, यदि उसे टाइम पर सही इलाज नहीं मिला तो उसका बचना मुश्किल होगा। कियान ने उससे पूछा, क्या माउंटेन हिल से पहले कोई और गांव है? उस व्यक्ति ने बताया, एक गांव है। हमारी कंपनी ने शुरू में उस स्थान पर जाने की योजना बनाई थी। उसने आगे कहा, यह एक झील किनारे बसा गांव है, जिसे नामजक झील कहा जाता है। यह एक छोटा सा गांव है जहां एक सराय भी नहीं है। कियान ने चेहरा घुमाते हुए कहा, छोटे गांव में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। और पूछा, वहां जाने में कितना समय लगेगा? गहरी सांस छोड़ते हुए उसने बताया, घोड़े पर सवार होकर जाने से हम आमतौर पर कल दोपहर तक पहुंच जाते, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आज जिस गति से हम चल रहे थे उससे कितना समय लगेगा। घोड़े पर सवार होकर कियान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और कहा, हम शाम तक पहुंच जाएंगे तो हम वहीं रुकेंगे और तुम्हारा इलाज भी करवाएंगे। घायल व्यक्ति ने माफी मांगी, कहा, यह सब मेरे कारण हो रहा है। कियान ने बॉस के सिर की तरफ देखा और कहा, सिर्फ तुम ही अकेले इसका कारण नहीं हो। आग रात भर जलती रही। अगले दिन सूरज की किरणें पहाड़ों पर फैल रही थीं। डकैतों के पास पहुंचकर किसी ने कहा, इसे मरे हुए 1 दिन हो चुका है। काली पोशाक पहने 2 आदमी लड़ाई के स्थान पर पहुंच गए। उनमें से एक ने लाश के पास बैठते हुए कहा, यह सभी लगभग एक ही समय पर मर गए। उसने पूछा, क्या यह सचमुच वही दुश्मन सेना है जिनका हम पीछा कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि वे किसी गाड़ी को लूटने की कोशिश करते समय मारे गए हैं। खड़े हुए शख्स ने कहा, ऐसा लगता है कि हमने उनका बहुत अधिक आकलन कर लिया है, जबकि उन्हें नष्ट करने के लिए यही काफी था। दूसरे ने उसे बताया, यह उनमें से सभी नहीं है, क्योंकि वे आमतौर पर लूटपाट करते समय 3 समूहों में बंट जाते हैं और बाद में लूट को विभाजित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये उन समूहों में से एक हैं। खड़े हुए आदमी ने कहा, खैर, यह अभी भी राहत की बात है कि उनकी संख्या कम हो गई। मैंने सोचा कि हम दोनों के लिए उन सभी से छुटकारा पाने का कोई मतलब नहीं था। उसके साथी ने खड़े होकर कहा, हमें कम से कम इतना काम तो करना ही चाहिए ताकि गठबंधन से जो अमृत हमें मिला है उसके लायक हो सकें। तुम्हें क्या लगता है, यदि उन्होंने पैसे वापस मांगे तो क्या तुम कर सकोगे? उस आदमी ने अपने गाल पर उंगली रगड़ते हुए मना कर दिया। लड़की ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह दिलचस्प है, पर आदमी के कुछ समझ में नहीं आया। उसने बताया,
ऐसा लगता है कि गाड़ी में बैठे लोगों में से कोई विरोध नहीं कर पाया। उसने आगे कहा, बाद में किसी ने हस्तक्षेप किया है। यह गाड़ी में बैठे लोगों से अलग था। लड़के ने पीछे पड़ी लाशों को देखा और पूछा, क्या तुम मानते हो कि यह किसी समूह का काम नहीं था? लड़की ने तुरंत गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, वह अकेला था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।